नाजरीन, 2009 में जब शेख हसीना की सरकार पावर में आई थी तो इन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम इन्होंने रखा था फोर्सेस गोल 2030। 21 साल का लगभग ये प्रोजेक्ट था और इसका अपेरेंटली मकसद यही था कि बांग्लादेश को मिलिटरली स्ट्रेंथन करना है, स्ट्रांग बनाना है। लेकिन इस फोर्सेस गोल 2030 ने काफ़ी साल जारी रहने के बाद भी जब रिजल्ट्स ना प्रोड्यूस किए तो 2017 में इसको रिवाइज कर दिया गया था। और रिवाइज करने के बाद कुछ नई इसके अंदर चीज़ें ऐड कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगेन रिक्वायर्ड जो रिजल्ट्स थे ना, डिज़ायर्ड जो रिजल्ट्स थी वो इस प्रोजेक्ट ने हासिल नहीं की। जितना मॉडर्न होना चाहिए था बांग्लादेश की मिलिट्री को, उतना शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश मिलिटरली मॉडर्नाइज हो नहीं सका। इसकी सियासी वजूहात भी थी जिस पे हम बात करते रहे हैं कि मिलिट्री के फैसलों के अंदर पॉलिटिशियंस टांग अड़ाते थे। शेख हसीना साहिबा मेनली और उनकी सरकार के अंदर जो इन्फ्लुएंसर मंत्री थे वो भी टांग अड़ाते थे और इंडिया के हवाले से ख़ास तौर पर प्रेशराइज़ किया जाता रहा मिलिट्री को कि इनके साथ डिफेंस टाइज बढ़ाइए और फोर्सेस गोल 2030 में इंडिया के लिए भी कोई पोजीशन क्रिएट करिए। इन तमाम अवामिल की वजह से वो जो प्रोजेक्ट था इतना सक्सेसफुल हो नहीं सका, टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया, लेकिन रिक्वायर्ड जो रिजल्ट थी वो मिल नहीं सकी। अब लेकिन ये हो रहा है कि गालिबन संजीदगी के साथ पहली मर्तबा जब से लेकर फोर्सेस गोल 2030 इंट्रोड्यूस करवाया गया तब से लेकर पहली मर्तबा एक अर्जेंसी इसके अंदर हमें नज़र आ रही है और एक साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि विल है मौजूदा सरकार की कि वाकई में हमने मिलिट्री को अपनी मॉडर्नाइज करना है। फोर्सेस गोल 2030 के तहत बांग्लादेश अमेरिका से F-16 जहाज़ लेने की भी कोशिश कर रहा था। काफ़ी हद तक उन्होंने बातचीत इनके साथ स्टार्ट किए रखी, लेकिन एक फैक्टर की वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश को F-16 नहीं दिए थे। अगर मैं आपको वो फैक्टर बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि फिर शेख हसीना क्यों उस फैक्टर पर जोर देकर मिलिट्री को कहती रही कि इनके साथ आप टाइज बेहतर बनाएं। मैं बात कर रहा हूं इंडिया की। इंडिया ने अमेरिका को कहा कि आप इनको ना दें, F-16 जो है वो ना दें, क्योंकि हमें इस पे आपत्ति है, तहफुजात है, हमारे नेबरहुड में बांग्लादेश है, हम नहीं चाहते कि ये जहाज़ वहाँ पर आए। इंडिया की वजह से F-16 बांग्लादेश को नहीं मिल सके। अब लेकिन ये हुआ है कि इस सरकार ने स्ट्रेटजी तब्दील की है और एक नए सिरे से उन्होंने फोर्सेस गोल 2030 को आगे बढ़ाने का फैसला किया हुआ है। उन्होंने F-16 पर ही ब्रेक लगा दिया और उसकी जगह पर वो चाइना के जो अल्टरनेट हैं F-16 के वो लेने में इंटरेस्टेड है। फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, चाइना emerges as Bangladesh new military partner. What does it mean for India? Amid the deteriorating ties with India, Bangladesh is increasingly turning to China for military modernization, negotiating a deal for 16 जेट एंड सी फाइटर जेट्स एंड अटैक हेलीकॉप्टर्स। इसमें वो कहते हैं कि बांग्लादेश failed attempt to purchase F-16 fighter jets from the United States largely due to India's strong diplomatic influence over US policy has further pushed Bangladesh towards China, with India's good relations with the US blocking its access to advanced Western military technology. Bangladesh has turned to China as an alternative source ऑफ मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट। यानी कि बांग्लादेश अब वेस्ट से ज़्यादा उधर देख रहा है, चाइना की तरफ देख रहा है और वहाँ से ये जो टेक्नोलॉजी है वो ख़रीद करने की कोशिश कर रहा है और उसमें उनको ऑब्वियसली काफ़ी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। तो एक नए सिलसिले का आगाज़ हो चुका है और एक नए तरह से फोर्सेस गोल 2030 को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देखें यहाँ पर बांग्लादेश की नेवी, बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उनकी मॉडर्नाइजेशन के लिए तो काम किया ही जा रहा है, लेकिन एक और भी डिफेंस का ऐसा सेक्टर है जिसमें शेख हसीना ने काफ़ी पीछे रखा बांग्लादेश को और वो फैक्टर है रॉकेट फोर्स। रॉकेट फोर्स आजकल की जो वॉरफेयर है उसके अंदर देखें मिसाइलों का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। यूक्रेन के अंदर भी हमने देखा रॉकेट्स और मिसाइल्स जो हैं उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फिर हमने देखा कि हालिया जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर हिजबुल्ला वालों ने और बाकी के जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया है मिसाइलों का। ख़ास तौर पर ईरान ने तो आप देखें रिटालिएट जब भी उन्होंने किया है अपने मिसाइलों के ज़रिए ही रिटालिएट किया है इसराइल को। तो मिसाइल जो है इसेंशियल होते हैं, मिसाइल फोर्स जो है किसी भी मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी बांग्लादेश के अंदर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। डिक्टेटर साहिबा की 15 साल हुकूमत के अंदर उसकी भी वजह इंडिया ही थी कि कहीं इंडिया ना नाराज़ हो जाए। वो लॉन्ग रेंज मिसाइल बना नहीं सकते थे
थे, क्योंकि सवालात पूछे जाते न्यू दिल्ली से, किसके लिए बना रहे हैं, आपके बाजू में तो हमें किसको मिसाइल मारेंगे। लेकिन चलें, शॉर्ट रेंज मिसाइलों पे भी इतना काम नहीं किया गया और मीडियम रेंज मिसाइलों पे भी इतना काम नहीं किया गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि चलें एयरफोर्स के हवाले से और मिलिट्री के हवाले से तो ये कर रहे हैं ना यहाँ चाइना के साथ, और ये सब डीलें हो रही हैं, मिसाइल फोर्स के हवाले से बांग्लादेश क्या कर रहा है। तो इसमें 2 से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिन पे बांग्लादेश काम कर सकता है। वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पर इंडिया रोड़े अटकाएगा, उसको ब्लॉक करने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश उनसे अगर खरीदने की कोशिश भी करेगा तो जैसे F-16 की डील रुकवाई गई वैसे ये भी रुकवाई जाएंगी, तो वो ज़्यादा फिजिबल है नहीं। ले दे के इसमें ऑप्शंस कौन से बचते हैं बांग्लादेश के पास एक अच्छी रॉकेट फोर्स क्रिएट करने के लिए? वो किन मुल्कों के ऊपर रिलाय कर सकते हैं? 3 मुल्क ऐसे हैं जिन पे कर सकते हैं। एक तो उसमें से डेंजरस मुल्क है, वो मेरे ख्याल से खारिजुल इम्कान है, उस पर इतना ज़्यादा रिलाई नहीं किया जा सकता। प्रेशर बांग्लादेश आलमी जो सतह पर आएगा उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। नॉर्थ कोरिया हैज़ गॉट वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल टेक्नोलॉजी, लेकिन उनसे अगर ये डील करेंगे तो सैंक्शंस अमेरिका के लग सकते हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनके लिए मुश्किलात क्रिएट हो सकती हैं। रशिया के साथ भी नहीं कर सकते यूक्रेन की वजह से। वेस्ट और जो अमेरिका है वो उन मुल्कों के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं जो कि दिफाई एतबार से रशिया से डील कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। 2 मुल्क ऐसे बचते हैं आखिर में जहां पर बांग्लादेश काम कर सकता है मीडियम और शॉर्ट रेंज मिसाइलों के हवाले से, और लॉन्ग रेंज मिसाइलों के हवाले से वहां पर भी मुश्किल है। और वो 2 मुल्क हैं पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान की जो मिसाइल सिस्टम है पाकिस्तान का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हाल ही में आपने देखा है 1-2 रोज़ पहले अमेरिका ने पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बैन लगाया, अभी 1-2 रोज़ पहले पाबंदियां लगाई उन्होंने। इससे खैर फ़र्क तो नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि उनका जो मिसाइल प्रोग्राम है वो अमेरिका या वेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इनके मरहून मिन्नत नहीं चलता। तो ये पाबंदियां लगाएं ना लगाएं कोई बात नहीं है सच, लेकिन एक सिग्नल तो है ना, एक फ्रस्ट्रेशन का इजहार तो किया गया है अमेरिका की तरफ से। अच्छा, क्या कहकर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, इसके लिए मैं आपको आज का राइटर्स दिखाना चाहूँगा। आज स्टोरी लगी है राइटर्स में, पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम इज इमर्जिंग थ्रेट, टॉप यूएस ऑफिशियल सेज। कितनी बड़ी बात है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम हमारे लिए थ्रेट है, अमेरिका के लिए। ये बात बहुत ही गौर तलब है, कहाँ अमेरिका कहाँ पाकिस्तान, तो उसको वो थ्रेट क्यों गिनवा रहे हैं? इसका जवाब अमेरिका का जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फिनर साहब, वो कह रहा है कि पाकिस्तान will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States। अमेरिका का डेप्यूटी एनएसए कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान है ना, इनके पास ऐसे मिसाइल्स हैं या हो सकते हैं जो कि हमारे अंदर, अमेरिका के अंदर टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं, वहाँ से बैठ के ये हमें धपड़दूस कर सकते हैं पाकिस्तानी। इनका मिसाइल प्रोग्राम इस लेवल का है। आगे वो कहता है कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स with missiles that can reach the US homeland is very small and they tend to be adversarial, he continued, naming Russia, North Korea and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat to the United States, Finner said. यानी वो कह रहे हैं कि इनके जो मिसाइल है ना वो हमारे मुल्क के अंदर अमेरिका तक मार कर सकते हैं, वहाँ से बैठ के ये अमेरिका को स्ट्राइक कर सकते हैं, अमेरिका के अंदर मौजूद टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकते हैं। इस लेवल का इनका मिसाइल प्रोग्राम है। और 4 मुल्कों का नाम उन्होंने गिनवाया कि सिर्फ ये 4 मुल्क ऐसे हैं जिनके पास इस लेवल का मिसाइल प्रोग्राम है, नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और पाकिस्तान। Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. The list of countries that possess both nuclear weapons and the missile capability to directly reach the U.S. homeland is very small, and they tend to be adversarial towards the United States, Russia, North Korea, and China. So candidly, it's hard for us to see Pakistan's actions as anything other than an emerging threat. इंडिया का भी नाम उन्होंने नहीं लिया, ये भी इम्पोर्टेंट बात है।
और सिग्निफिकेंट है ऑब्वियसली। ये भी जाहिर कर रहा है कि पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम इज़ फार अहेड देन इंडियन मिसाइल प्रोग्राम एज वेल। वो अग्नि और ये सारा चला के दिखाते हैं ना, लेकिन अमेरिकन समझते हैं, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तानी जो मिसाइल प्रोग्राम है वो हमेशा से मिस्टीरियस रहा है, दुनिया को ज़्यादा इल्म रहा नहीं है। अब देखें 10 साल तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था, लेकिन अमेरिकन और वेस्ट वाले ये अंदाजे लगाते रहे कि किस लेवल पर है अभी उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। उनको पता नहीं था कि ये न्यूक्लियर पावर कंट्री है, 10 साल तक उनको पता नहीं चला था। 1980s में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे खुफिया तरीके से, लेकिन 1998 में जब ओपनली किए हैं तब अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं। इट मीन्स अमेरिका भी सरप्राइज हुआ था, उसको पता नहीं था कि इनके पास है। वो जब डिक्लेयर किया है पाकिस्तान ने तब सैंक्शंस लगे। अगर अमेरिका को पहले पता होता तो यकीनी तौर पर पहले अमेरिका सैंक्शंस लगाता पाकिस्तान के ऊपर। तो ये बड़ी डेवलपमेंट रिसेंटली हुई है। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज प्रोग्राम के ऊपर, लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर। इसका मतलब साफ है कि कम से कम इस कैटेगरी में शायद पाकिस्तान उस लेवल पे कोऑपरेट नहीं कर सके बांग्लादेश के साथ जिस लेवल पर वो चाहते हो। लेकिन मीडियम और स्मॉल रेंज के जो मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के, उससे अमेरिका को प्रॉब्लम नहीं है इतना, उससे वो ज़्यादा चिंतित नहीं है। मीडियम और स्मॉल रेंज के जो उनके मिसाइल्स हैं, तो वहां पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक कोऑपरेशन हो सकता है इस सेक्टर के अंदर। लॉन्ग रेंज में नहीं हो सकता, उसमें अमेरिका परेशान खड़ा हुआ है। अगर आप देखें वो नज़र रख के बैठे हुए पूरी की पूरी, और पाकिस्तान उनके प्रेशर को झेलते हुए, ये पहली मरतबा नहीं हुआ, ये प्रेशर लंबे अरसे से लेकर पाकिस्तान फेस कर रहा है, राइट फ्रॉम 1980s न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी, और फिर 15-20 साल से लेकर तो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर भी पाकिस्तान इस तरह का प्रेशर सहता चला आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन लॉन्ग रेंज के अंदर ज़्यादा मसला है कोऑपरेशन बढ़ाने के हवाले से बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। अलबत्ता शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं उसमें दोनों मुल्कों के दरमियान अगर डिफेंस टाइज मजबूत होते हैं तो काफ़ी कुछ बेनिफिट्स दोनों मुल्क एक दूसरे से हासिल कर सकते हैं।